रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी इंस्टीट्यूट के अंदर किसी बच्चे की अगर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहती है और ऐसा लगता है मुझे कि उस बच्चे की कहानी अगर आपको मैं बताऊंगा तो आपको भी, आपके बच्चों को भी फ़ायदा होगा। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ऐसे बच्चों से आपसे मिलाता रहूं। आज इसी कड़ी में, क्योंकि जेई 2024 का जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था उसका रिजल्ट आ चुका है, उस रिजल्ट की कड़ी में रॉयल इंस्टीट्यूट का ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है और मैंने एक वीडियो बना के 2 दिन पहले ही आपको बताया था। आज पुनः हमारा जो ये बच्चा है अर्पित चौधरी, इसके पेरेंट्स आए हैं अभी सुबह सुबह ही। ये जोधपुर गए हुए थे तो कल मेरी इनसे बात हुई थी तो डायरेक्ट ये बच्चे से मिलने यहाँ आ गए। तो मेरी इच्छा हुई कि पेरेंट्स के साथ में इस बच्चे से, और हमारे अमित जी सर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं और इनके मेंटर भी हैं, मैंने सोचा कि एक बच्चे के रिजल्ट में 3 लोगों की भूमिका होती है, जो कि मैं अक्सर बताता हूँ आपको। एक कोई भी बच्चा अगर सफल होता है तो उसमें पेरेंट्स, स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट, इन तीनों की मेन भूमिका होती है। मैंने सोचा तीनों को ही आपसे मिलवा दूं, ताकि किसी भी बच्चे का, ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, या जिनको लगता है कि उनका बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा, या जिनको ऐसा लगता है कि हमें पता ही नहीं हमें क्या करना चाहिए। जैसे पेरेंट्स को तो इतना ही रहता है कि हमें तो पैसे लगा सकते हैं सर, हम और कुछ नहीं कर सकते। टीचर्स को ऐसा लगता है कि हमारा काम पढ़ाने का है, इसके अलावा जिसको जो बच्चे को करना है कर लेगा, हमारा तो रोल ही खत्म हो गया, हमारा काम क्लास लेने का है। इस पूरे वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि कैसे ये तीनों लोग मिलके काम करें तो एक सामान्य बच्चे को उसके सपनों तक पहुंचा सकते हैं। पुनः मैं एक बार सभी का सर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आप सभी की मेहनत की वजह से आज हम ये वीडियो बना पा रहे हैं और ये बच्चा अपना जो है लक्ष्य जो है उसके करीब जा रहे हैं। और डेफिनेटली करीब क्यों जा रहा है इसका आगे आंसर दूंगा। और डेफिनेटली अगर इसी तरीके से ईमानदारी से ये बच्चा मेहनत करता रहा और हम लोग भी ईमानदारी से काम करते रहे, पेरेंट्स अपनी भूमिका निभाते रहे, तो डेफिनेटली ये बच्चा अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। क्योंकि जेई के जो पेपर हैं वो एक साल में 2 बार होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट आता है, जैसे मान लो फर्स्ट टाइम आपके 98 परसेंटाइल आ गए, सेकेंड टाइम आपके 100 आ गए, या फर्स्ट टाइम आपके 90 आए, सेकेंड टाइम 98 आए, तो ओवरऑल जो हाईएस्ट परसेंटेज होंगे आपके परसेंटाइल होंगे, उसके आधार पे आपकी रैंक जो है वो बनने वाली है। पहला रिजल्ट आ चुका है, इस बच्चे की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। 95 परसेंटाइल से ये ज़्यादा बच्चा लेके आया है, इसलिए मैं आपसे ज़रूर इस बच्चे से मिलाना चाहूँगा। सबसे पहले अपन अर्पित से इसका इंट्रोडक्शन पूछते हैं कि ये प्रॉपर कहाँ से हैं और इसने 12th क्लास कहाँ से की, बताइए बेटा। सर मैं प्रॉपर अजमेर सिटी से हूँ और मैंने 12th क्लास मतलब बेसिकली मैंने 12th क्लास स्टीफन स्कूल अजमेर से करी थी। सीबीएसई बोर्ड से? आप सीबीएसई बोर्ड से। इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड से रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब मैं अर्पित के जो पिताजी हैं सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आप बच्चों को जो है अपना इंट्रोडक्शन दें और किस तरीके से आप इस उदयपुर तक पहुँचे, यहाँ इस रॉयल इंस्टीट्यूट तक पहुँचे, क्योंकि आपका बच्चा मैथ स्ट्रीम का है। और कई बार आपने सुना होगा कि बच्चे सीकर जाते हैं, कोटा जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपने उदयपुर को ही क्यों चुना, और प्लस आपको इस रॉयल इंस्टीट्यूट की जानकारी कैसी, मतलब कहाँ से मिली? सर मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कुमाऊं सर का, जी जी, उनकी फैकल्टी का, जिनकी मेहनत की बदौलत आज मेरा बच्चा इस मुकाम पर पहुंचा है। मैं बेसिकली अजमेर से हूँ और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। और यहाँ जो कोचिंग है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है जी। मेरे बेटे का कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो थोड़ा सा वो मनोबल टूट गया था उसका। अच्छा। फिर मैंने ऑफिस में थोड़ी राय ली, मैंने कहा क्या करना चाहिए क्या नहीं है। जी। मेरे को मेरे ऑफिस में एक नरेंद्र जी जैन, उन्होंने बताया, बोले आप मेरा बेटा जो है उदयपुर में रॉयल इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, एक बार आप वहाँ जाके हो। जी जी। मैंने कहा ठीक है सर। मैं यहाँ भी आया, इससे पहले मैं जोबनेर गया, जयपुर गया, मैंने वहाँ भी इंस्टीट्यूट देखे, वहाँ भी सारा सब कुछ देखा। लास्ट में जब मैं यहाँ आया तो मतलब इतना घूमने के बाद मुझे लगा नहीं यार मेरे बेटे को यहाँ पढ़ाना चाहिए मुझे। अच्छा। मैं सर से मिला, मैंने सर से बात करी, तो बच्चे ने कहा, बोले कि पापा मैं पीसीएम नहीं करूँगा, मैं एग्रीकल्चर करूँगा। अच्छा। सर ने बच्चे को 5-7-10 मिनट बात करी, पहचान गए, क्योंकि आज गुरु है, गुरु बच्चे को पहले पहचानता है। जी जी जी।
इन्होंने कहा बोले बेटा मेरे कहने से तू पीसीएम कर एक बार, ठीक है, बिल्कुल। मुझे पता है तेज में क्या खूबी है। और 15 दिन में ही बच्चे ने कह दिया नहीं पापा मेरे को पीसीएम ही करनी है और मैं सर के पास यही पढ़ूंगा। बहुत बढ़िया। तो मैं सभी पेरेंट्स से निवेदन करना चाहूंगा, बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट है राजस्थान में, सीकर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। जो चीज यहाँ है वो मुझे कहीं नहीं दिखी, क्योंकि जितना मेरा तजुर्बा और अनुभव है, जितना लोगों से मैं मिलता हूँ, मेरा बच्चा कोटा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा वहां पढ़ रहा है, और आए दिन आप लोग अखबार में देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि वहाँ क्या रिजल्ट है। यहाँ आप आपके बच्चे को छोड़ोगे, आपको लगेगा नहीं कि मेरा बच्चा घर में रह रहा है या कोचिंग में हमसे इतनी दूर रह रहा है। जी जी सर। हर चीज की सुविधा, बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छी फैकल्टी है। तो मैं एक बार पुनः सभी को, कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो सर हैं, जो फैकल्टी है इनकी, सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मेरे बच्चे को उन्होंने सफल बनाया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। जी जी। मुझे याद आ रहा है सर, आप लोग यहाँ इस बच्चे को लेके आए थे और इनकी ये इच्छा थी कि सर इसने 12वीं कर ली है और पीसीएम से इसके 70% बने हैं, आप सर इसका 12th में एडमिशन ले लो वापस, ताकि ये बच्चा वापस 12वीं एग्रीकल्चर से करके, और एग्रीकल्चर में आगे ये अच्छा भविष्य बनाना चाहता है तो आप इसको उसी लाइन में ये बच्चा रह जाएगा और 12th एग्रीकल्चर से हो जाएगा तो एजी से हो जाएगा, तो इसको एक्सपीरियंस भी होगा और कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर लाइन में आ जाएगा। अब क्योंकि मैंने पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि इंस्टीट्यूट अलग है और किसी पर्टिकुलर बच्चे को गाइड करना अलग बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ये लंबा वीडियो हो जाएगा लेकिन मुझे लगता है कि काम की बात बतानी चाहिए। बताना चाहिए सर। मैं जब सेकेंड ईयर में था यहाँ एमपीयूटी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो सेकेंड ईयर में 4 अप्रैल 2011 को इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत की सर। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या है कि पुराने टाइम में क्या होता था, रैगिंग होती थी। रैगिंग होती थी सर। तो रैगिंग का मतलब इंट्रोडक्शन होता था, सीनियर जूनियर को पूछते थे। बस। तो मेरे को जब मेरे सीनियर पूछते थे कि भी चलो खड़े हो जाओ और बताओ क्या करोगे, किस में हॉबी है, क्या टारगेट है, लक्ष्य क्या है, सीनियर तो करेंगे, वो अपनी परफॉर्मेंस देंगे। सही है। तो मेरे को पूछते भाई, मैंने कहा मैं तो बड़ा होके आगे जाके इन फ्यूचर एक इंस्टीट्यूट खोलूंगा और संस्कार के साथ शिक्षा दूंगा। और मैं देख पा रहा हूं, कॉलेज में गया तो या फिर मैंने जहां कहीं पर मैंने खुद ने पढ़ाई की, मैंने देखा कि 15 से 20 साल के बच्चे किस तरीके से रास्ता भटक रहे और कैसे उनको गाइडेंस की कमी की वजह से, मैं कहता हूँ 24 घंटे अगर बच्चे का ध्यान रखोगे तो ही बच्चा सही लाइन पर आज के टाइम में जाएगा, अदरवाइज तो बच्चा डाइवर्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं एक संस्कार के साथ शिक्षा दे सकूं और गरीब से गरीब परिवार में ऐसा बच्चा जिसको ऐसा लगता है मैं गरीब और आगे पढ़ाई तो खाली पैसे वाले कर सकते हैं, उनके दिमाग से ये निकालना चाहता हूं। क्योंकि मेरी मम्मी खुद सब्जी बेचती है और 2013 तक यही काम कर रही थी, बाद में तो धीरे धीरे हम काम करने लग गए तो उनसे वो अपने घर पे ही रहने लग गए, एज भी होगी। तो मुझे पता है कि मैं अगर गरीब घर से होने के बावजूद अगर किसी के गाइडेंस की वजह से सीटीआई जैसी कॉलेज में आ सकता हूं तो देश में ऐसे मेरे जैसे तो बहुत सारे होंगे। बिल्कुल सही। तो मैंने क्या किया कि उसी टाइम डिसीजन लिया कि मैं संस्कार के साथ शिक्षा दे सकूं, ऐसा तो इंस्टीट्यूट खोलूं, प्लस पूरे राजस्थान में जहां संभव हो सके वहां अलग अलग जो स्कूल है सरकारी या प्राइवेट, वहां जाके सेमिनार लेके बच्चों को हम प्रॉपर गाइड कर सके। आज हमारी 8 टीम ऐसी है जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल में जाकर बच्चों को ये जानकारी देती है कि गरीब कोई नहीं होता, सरकार आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठी है, बस आप अगर कुछ सोच लो और जो करना चाहो उसके लिए आपको इतना ही पैसा लगेगा या ऐसा कुछ कर लोगे तो लगेगा ही नहीं, मतलब उनको गाइडेंस देना। तो जब आप आए थे तो आप तो आए थे 12वीं में एडमिशन लेने, लेकिन क्योंकि मैंने इसको धंधा नहीं बना रखा, मेरे दिमाग में पहले था कि अपने को सही गाइड करना है, तो इस बच्चे को पीसीएम से था, ये 12th फाउंडेशन का एडमिशन हो रहा था रॉयल में, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने कहा 12वीं में इसके 70% है, इससे इसका सब काम हो जाएगा। अगर एग्रीकल्चर लाइन में ही बच्चे को जाना है तो एग्रीकल्चर के अंदर ही डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ऐसी बहुत सारी ब्रांच है। प्लस क्योंकि अभी इस बच्चे के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, पीसीएम एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और ये बच्चा अगर टेक्निकल सब्जेक्ट में रहेगा तो ही ज्यादा बढ़िया है। तो मैंने इनको ये कहा कि सर मुझे आपसे फीस अननेसेसरी नहीं चाहिए, आप इसको 12वीं दोबारा मत करवाओ, इसको इस बैच में मेरे कहने पे रख दो। अगर एग्रीकल्चर लाइन में आके इसको कुछ भी करना है तो 1 महीने बाद में भी मैं करा दूंगा, हाल फिलहाल आप मेरे कहने पे इसको इस लाइन में भेज दो।
ये बच्चा पीसीएम में ही रहा। हमारी टीम ने बढ़िया तरीके से इसको पढ़ाया, आगे इसी से पूछेंगे कि भाई क्या कुछ रहा। बाकी इसने पीसीएम ही रखा और मन से इतनी बढ़िया तैयारी की कि ये न केवल सीयूटी में, न केवल जेईटी में, बल्कि उससे पहले ही एग्जाम आ गया जेई मेंस का, जिसके अंदर अगर ये सीयूटी की तैयारी करता है तो केवल 12th का सिलेबस आता है और जेई के अंदर 11 12 दोनों आई है। इस बच्चे ने लगभग जुलाई अगस्त के आसपास एडमिशन लिया और ये बच्चा आपके जनवरी वाला जो पार्ट था फर्स्ट, इसके अंदर 95 परसेंटाइल से ज्यादा लेके आ गया। मैं चाहता तो 12th करवा देता, फीस भी ज्यादा लग जाती, हमें ज्यादा मिल जाती, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया है और पहला काम किया है सही गाइडेंस देने का। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और अर्पित से जानना चाहूंगा कि बेटा आप एजी से करना चाह रहे थे, मैंने महीना भर का आपको समय दिया, तो आपको यहाँ इंस्टीट्यूट में क्या लगा जिसको देख के आपको लगा कि मैं पीसीएम में रखूंगा और इसमें मैं कर लूंगा? बताइए आप। सो स्टार्टिंग में जैसे मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट करी, बिल्कुल। तो जैसे फर्स्ट डे क्लासेस लगी थी, शायद वीके सर की लगी थी, शरद सर की लगी थी, मैथ में शेफाली मैम, देन अमित सर का शायद बैकअप चल रहा था 11th में। बिल्कुल। स्टार्टिंग में वेक्टर सीडी चल रहा था शायद, उस टाइम वेक्टर्स पढ़ा रहे थे अमित सर, और इसके अलावा आरजी सर की क्लास थी। तो सबकी पढ़ाने की स्टाइल मतलब एक चीज़ कॉमन थी कि सब मतलब प्रॉपर ट्रिक्स वगैरह और सबका पढ़ाने का तरीका एकदम अलग था। तो वो चीज़ एक मतलब काफ़ी अच्छी लगी। तो जैसे 15-20 दिन हुए तो चीज़ फ्लो में आती गई, तो चीज़ें मेमोराइज करने का तरीका अच्छा होता गया। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एबीसी की बजाय पीसीएम ले लेना ही सही डिसीजन है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने पीसीएम में पढ़ना चालू कर दिया, तो फिर स्टाफ ने आपको सीयूटी के लिए गाइड किया या फिर जेई मेंस के लिए गाइड किया कि मेंस के थ्रू आप एडवांस के लिए जाओ? नहीं, जैसे स्टाफ को लगा, टीचिंग स्टाफ को लगा कि बच्चे में थोड़ा कैलिबर है, तो तेरे को मेंस की तैयारी करनी चाहिए। सबने ये सजेशन दिया। जैसे अमित सर हर बार मोटिवेट करते थे कि तुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो इस वजह से टीचिंग स्टाफ का बहुत सपोर्ट रहा। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप यहाँ रहे, कंटिन्यू पढ़ रहे थे, 70% आपके एवरेज रहे। पहले आप वो बताइए कि आप बताइए सर इस सर। बात को अच्छे से कि जब ये 12वीं बोर्ड का एग्जाम दे रहा था सर। तो उस टाइम क्या समस्या आई थी एक्चुअल में, वो आप डिटेल में बताएं, ताकि हो सकता है 100 में एक ऐसा पेरेंट्स हो, उनके बच्चे के साथ ऐसा हुआ हो, वो इसको देखे तो उनको लगे कि अगर ये बच्चा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा डिटेल में बताएं 12वीं बोर्ड में क्या हुआ था। जी। 12th जब बोर्ड आया था 12th में, उस समय गर्मियों की छुट्टियों में इसका कार से एक्सीडेंट हुआ था और बहुत, भगवान ना करे वो किसी बच्चे के साथ हो। ये 5 महीने तक बेड पे था। 5 महीने तक? 5 महीने तक बेड पे था। इसका पैर घुटने के नीचे से कट गया था। इसका मेन सपना था एनडीए में जाने का। अच्छा। जो इसने बचपन से सोच रखा था कि भाई मुझे एनडीए में जाना है। बिल्कुल। और भारत के लिए मतलब कुछ करना है। तो एक्सीडेंट हुआ, 5 महीने बेड पे रहा। स्कूल ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा, पूरा इसको मोटिवेशन रखा, इसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी, एक्स्ट्रा इसको पढ़ाते थे, लेकिन ये अंदर से टूट चुका था। अच्छा। क्योंकि ये सोचता था कि यार जो चीज मैं करना चाह रहा हूँ वो मैं नहीं कर पाया, थोड़ा सा फिजिकली फिर अनफिट हो गया। तो इसने फिर काफी थोड़ा वो रहने लग गया था कि मैं क्या करूंगा, आगे क्या होगा मेरा। तब फिर मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, कुछ पीछे देखो, अपने से नीचे वाले को देखो कि किसी और के साथ भी ऐसा होगा, आज वो कहाँ पर है। बिल्कुल। फिर मैंने ऑफिस स्टाफ में भी डिस्कशन करता था, सारा सब कुछ करता, तब मुझे किसी ने गाइड करा कि बोले तू एक बार वहां जा और इसकी एक बार अच्छे से जांच कर कि क्या चीज है, इसको क्या करना चाहिए। मैं इसको मेरे ऑफिस भी लेके गया, वहां मेरे स्टाफ से मिलवाया, सब ने इसको अच्छे से गाइड करा। गाइड करने के बाद फिर मैं यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद जो यहाँ का माहौल और जो फैकल्टी है, ठीक है ना, उसने मुझे भी मोटिवेशन करा और इसको भी मोटिवेशन करा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी की मोटिवेशन की बदौलत आज इस मुकाम पर खड़ा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप बेटा मुझे ये बताओ कि आप यहाँ आगे पढ़ने लग गए, तो फिजिक्स को लेके जैसे कई बच्चों को ऐसा लगता है कि फिजिक्स हम कर ही नहीं पाएंगे, तो आपके सर ही है, तो फिजिक्स को आपने किस तरीके से मतलब अपने आप को टैकल किया? क्योंकि 5-6 महीने आपने 12वीं बोर्ड में भी जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आपके वो चैप्टर्स भी वीक होंगे। इसके अलावा 11th 12th के साथ आपने प्रॉपर फाउंडेशन की नहीं होगी,
क्योंकि 11th-12th के हिसाब से ही आप पढ़े, तो किस तरीके से आपने फिजिक्स को कवर किया? सर फिजिक्स मतलब जैसे 12th क्लास में मान के चले तो मतलब फिजिक्स मैंने पढ़ी नहीं थी एक तरीके से, क्योंकि 5 महीने लगभग वो खराब हो गए थे, तो बिल्कुल। 12th बोर्ड में मैं ज़्यादा कुछ फिजिक्स में पढ़ नहीं पाया था। तो यहाँ आने के बाद कह सकते हैं कि मैंने फिजिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट करी थी 12th की। बिल्कुल, और बिल्कुल। 12th का पोर्शन आरजी सर देख रहे थे, 11th का पोर्शन अमित सर देख रहे थे, बिल्कुल। दोनों बेस्ट पढ़ा रहे थे। तो फिजिक्स मुझे काफ़ी अच्छी लगने लगी, और कह के चले तो मतलब फिजिक्स बेस्ट पोर्शन था मेरा। मेंस के पेपर में भी फिजिक्स का मेरा बेस्ट रहा, और इस वजह से मतलब मेरे को फिजिक्स सबसे अच्छी लगने लगी है अभी बहुत तीनों बढ़िया। सब्जेक्ट्स में से। सर मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा कि जी। फिजिक्स में हमारा अब एक्सपीरियंस इतना है कि हम स्टूडेंट को एक बार देख लें, एक दो क्वेश्चन आंसर कर ले तो हमें पता लगता है कि भाई हाँ इसमें कैलिबर कितने हैं। तो बहुत जब बढ़िया। इससे क्वेश्चन आंसर एक दो किए और कुछ इससे सर डाउट्स पूछे, अच्छा। तो वो डाउट्स इतने बढ़िया इसने पूछे हाँ। तो मैंने कहा नहीं इसका डेप्थ नॉलेज है Very इसके good. अंदर है ये बात कि ये आगे बहुत अच्छी रैंक हमें दे सकता है। बहुत बढ़िया। वहीं मैंने इसको बोला, मैंने कहा बेटे तुम जेई के लिए बने हो, हाँ, हाँ, तो हाँ। तुम अपने इंजीनियरिंग देखो, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि भाई मुझे पहले ये नहीं पता था कि एक्सीडेंट बच्चे का हुआ है, लेकिन वहां से अगर सर यहाँ तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। और पेरेंट्स का सर, आपके जैसे अच्छे पेरेंट्स या मैं कहूँगी एजुकेटेड जो पेरेंट्स हैं हाँ, ना हाँ, हाँ। सर, इसकी भी बहुत रिक्वायरमेंट है बच्चों। सर हम लोग जो हमारा यहाँ कंटेंट है, जो हमारे सर नोट्स हैं और जो हमारी बुकलेट है, क्वेश्चन बैंक है, जितना हम क्लास में करवा देते हैं सर, तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप अगर क्लास अच्छे से अटेंड कर लें, बढ़िया से आप क्वेश्चन आंसर कर लें, आपको जो हम न्यूमेरिकल लगाने को दे रहे हैं वो कर लें, तो बट जो हम कॉपी में हमने क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं सर और जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए और ये जो बच्चे अपना, तो मैं सबसे ये कहता था, मैंने कहा बेटे आप पेपर को देख लो और जो हमने पढ़ा है उस कॉपी को देख लो। बस। और मैंने कहा अब बताओ कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिसके बारे में तुम्हें बिल्कुल पता ही ना चला हो, हाँ। जिसे अपने कहते हैं ना कि हवा ही नहीं लगी हवा ही नहीं लगी हो। तो वो बोलते नहीं सर बिल्कुल हम ये करके और बढ़िया से एकदम इसको पढ़ गए। इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बच्चे नीट और जेई के लिए हमने बैच चालू किए हैं, इनके लिए हमारे स्पेशल मॉड्यूल्स हैं और इतना ज़बरदस्त स्टाफ है और क्लास में कॉन्सेप्ट इतने बढ़िया तरीके से क्लियर कर रहे हैं कि एक जेड सीयूटी वाला बच्चा जेई में 95 परसेंटाइल क्रॉस कर रहा है। ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट की बात है। अब जो हमारी फैकल्टी जो पढ़ा रही है, इनसे जानना चाहूँगा कि सर आप किस तरीके से, क्योंकि वो बच्चे और भी जानना चाहेंगे जो किसी न किसी वजह से मिसगाइड हो गए हो या फिर उनके पास प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो, तो आप किस तरीके से एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं और कैसे उनको न्यूमेरिकल तक लेके जाते हो, फिर आप जेई मेंस एडवांस तक जाते हैं। थोड़ा सा बच्चों को गाइड करें कि कैसे इस फिजिक्स को बर्डन नहीं समझे, किसी भी सब्जेक्ट को बर्डन नहीं समझे, अगर चाहे स्टाफ और बच्चा दोनों मिलके तो कवर कर सकता है। बिल्कुल सर, ये जो फिजिक्स में मैं बताता हूँ, जो सबसे बड़ी जो बच्चों के साथ समस्या रहती है सर जी वो रहती है उनकी कैलकुलेशन। बिल्कुल। क्योंकि कैलकुलेशन में देखो हम कहते हैं गुणा भाग जोड़ घटाओ, ये सब जो 6th 7th 8th में बच्चे सीखते हैं, तो ये बच्चों को लगता है कि यार ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कैलकुलेशन वीक होने का पूरा खामियाजा भुगतना पड़ता है फिजिक्स को। अच्छा। तो सर हम, और फिजिक्स सर पूरा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट भी, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल तो हम बिल्कुल। कहते हैं कि भाई हमें दो बाधाएं हमारे सामने रहती हैं, पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा कैलकुलेशन। हम सर दोनों को बिल्कुल पैरेलल लेके चलते हैं एकदम साथ में, कि हमारे कॉन्सेप्ट हमारे स्टूडेंट को रट्टा लगाने के लिए कभी उसको मोटिवेट नहीं करते कि तुम रट लो, क्योंकि सर रटेगा तो कितने क्वेश्चन रट लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो, डेप्थ नॉलेज, उसके साथ में उसका न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। सर न्यूमेरिकल के साथ मैं मेरी क्लास में कई बार 3 ट्रिक्स बच्चों को बताता हूँ। मैं अच्छा। कहता हूँ बेटे ये डिटेल कॉन्सेप्ट हुआ, इसको डिटेल में आप सॉल्व कर सकते हो और ऐसे आप कम समय में भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो। बहुत क्योंकि बढ़िया। सर जेई एग्जाम अब सिर्फ या नीट का एग्जाम सिर्फ ये नहीं है कि आप सही आंसर ले रहे हैं, ये इस बारे में भी है कि आप कितने समय में सही आंसर तक पहुंच रहे हैं। सर टाइम मैटर्स, क्योंकि आपको ना गेटिंग द करेक्ट आंसर इन द मिनिमम टाइम। सही तो बात हम है। ट्रिक्स बताते हैं कि देखो बेटे इस क्वेश्चन को डिटेल में करोगे 3 मिनट लग गया, बिल्कुल। लेकिन इसमें अपना कोई टैलेंट नहीं रहा, क्योंकि अपने को ये वहां साबित नहीं करना है। हाँ हाँ सही अगर कोई बात है। स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर गया तो वो उतने ही नंबर ले जाएगा और आपसे पहले सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि वो पूरा पेपर कर जाएगा। बिल्कुल सही तो बात सर है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, न्यूमेरिकल्स, उसके साथ में ट्रिक्स, ये सर पूरा एकदम इसका हम कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं। और हमारे खुशनसीबी है कि हम इस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं टोटल बर्डन फ्री एकदम। और जितने भी टीचर्स हमारे साथ में, हमारे जो पैरेलल फिजिक्स में सर है, आरजी सर हैं, केमिस्ट्री के हमारे टीचर्स, बायो मैथ्स के टीचर्स, सब एक से बढ़कर एक धुरंधर टीचर है यहाँ पे।
और टोटली डाउन टू अर्थ हैं। तो मुझे सर उनसे कई बार ऐसा लगता है कि यार इतनी मेहनत सभी टीचर कर रहे हैं, हाँ। तो क्या अपने ऊपर भी एक प्रेशर बन जाता है हाँ। कि यार अपने को इतनी मेहनत करनी है। सही बात अगर है। हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, जो हमारा और स्टाफ है, सब इतनी एफर्ट लगा रहे हैं, तो हर टीचर को लगता है नहीं हमें और एफर्ट लगानी है। सही बात है। साथ में सर जो मैं और 2 बातें ऐड करना चाहूंगा, जी। एनटीएस टीम जो है हमारी जी, जी, नॉन जी। टीचिंग स्टाफ, जी। मतलब उनके लिए सर हेड्स ऑफ है। बहुत सर मेहनत करते हैं बिल्कुल बच्चों के करते हैं साथ। सर, बिल्कुल। चाहे हॉस्टल में बच्चों को देखना हो, यहाँ क्लासेस अरेंज करनी हो, एसी से लेके पानी तक, मतलब हर जो बेसिक से बेसिक सब चीजें हैं, बच्चों को कब पेपर मिलना है, कब उसका कैसे सॉल्यूशन जाएगा, कब किस बच्चे के पास में प्रिंटेड मॉड्यूल गया है, किसके पास नहीं गया है, हर चीज का सर इतना बढ़िया सॉल्यूशन है यहाँ पे कि हम बस क्लास में कैमरे में इशारा कर दें कि क्या चीज नहीं है, विद इन 2 मिनट्स वो हमारे पास पहुंच जाती है। बहुत तो बढ़िया। हमारा सर एनटीएस स्टाफ भी बिल्कुल, बहुत मतलब बढ़िया इनका जो हॉस्टल वार्डन जो है ना, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल घर है एक तरीके बिल्कुल से, घर है। बिल्कुल घर है सर। सही बात है। मतलब फील ही नहीं होता कि बच्चा किसी हॉस्टल में रह रहा है। अच्छा। बीमार हो जाए, बच्चे को ये चाहिए, बच्चे को ये लाना है, ठीक हो जाएगा सर, आप निश्चित हो जाएगा। मतलब इतनी क्विक सर्विस इतनी हाँ, हाँ। बहुत मुश्किल से मिलती है सर ये चीज। मैं सर कई बार, जैसे हमारे कुछ साथी स्टाफ है जो अन्य कई बड़े ब्रांड्स में इधर काम कर रहे हैं, कोटा वगैरह, तो मैं बताता हूँ हमारे यहाँ सर ने क्या लेयर वाइज लेयर हर जगह इतनी बढ़िया टीम को एकदम सेलेक्ट कर रखा है कि भाई कहीं भी किसी, क्योंकि एक भी कहीं पर मिस्टेक होती है, कोई भी डिपार्टमेंट थोड़ा सा भी पिछड़ जाए तो उसका जो परिणाम है वो ओवरऑल आएगा। सही बात है। लेकिन हर जगह सर ने एकदम काबिल जो लोगों को ऐसा बढ़िया बढ़िया लेयर में रखा है कि सर इसका पूरा ये जो रिजल्ट है ना, मैं बता रहा हूँ सर, ये हमारे जो इनफैक्ट जो हमें चाय पिलाते वहां से उन बाबूजी से भी बिल्कुल स्टार्ट होता है सर, बिल्कुल, ये उन्हीं से पूरा स्टार्ट होता रिजल्ट है। है। हमारा जो टाइम टेबल सेट कर रहे हैं मनीष सर, इन टोटल सर सबका पूरा पूरा क्रेडिट इसके अंदर है। मैं बताता हूँ ना वहाँ पे सर, कई बार बहुत लोगों को बताता हूँ, मैंने कहा बच्चा है, मैंने कहा मेरी आज 7-8 दिनों के बाद, बच्चे से बात नहीं 7-8 दिन हो गए, क्यों? मैंने कहा मोबाइल, अरे यार ये बहुत बढ़िया करा है, मोबाइल नहीं है बच्चे के पास। हाँ, क्या ऐसा भी इंस्टीट्यूट है क्या? मैं बिल्कुल जाके देखो आप एक बार। हाँ, हाँ, हाँ। सर मोबाइल वगैरह से इतना जो प्रभाव सर आजकल अच्छा कम और बुरा ज्यादा है प्रभाव सर, ज्यादा बुरा है। ज्यादा है। हम कई जो जैसे कोटा में सर न्यूज अपने पास आती रहती है, बिल्कुल, अब उसे बिल्कुल। पढ़ के मन बहुत दुखी होता है होता है सर, कि होता है, भाई बिल्कुल ऐसी होता ऐसी है। सिचुएशन हो गई। तो हम ये सोचते हैं कि यार मतलब अगर पेरेंट्स और टीचर्स और संस्थान जो अगर टोटल मिल के हम लोग सर जागरूक रहे एकदम, तो बच्चा कभी अपने दिमाग में इतना प्रेशर ले ही ना पाएगा भटकेगा नहीं सर, कि बच्चा ऐसा कहीं वो कोई भटकेगा कदम नहीं। उठाए। ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर बहुत बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा जो हम लोग यहाँ पे हमने सिस्टम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सर जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे, जो भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, कि आप लोग यहाँ पे विजिट करते हैं तो आप प्रॉपर हर चीज को देख के स्वयं जब आप टोटली सेटिस्फाइड हो तो आप स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंटिन्यू करें। मैं जब एडमिशन होता है तब बोलता हूँ कि ये रॉयल एक गुरुकुल है और 24 आवर्स आपके बच्चे का ध्यान रखा जाएगा। 6 से 8 घंटे के बीच में इनका क्लासेस का टाइम टेबल रहता है, जिसमें आपका लंच भी शामिल रहता है। इसके अंदर हमारा कैसे सिस्टम रहता है देखना, सबसे पहले बच्चा आता है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, फिर उसको एक व्यवस्थित क्लासरूम मिलता है, हर क्लास में डिजिटल रूम रहता है। लगभग इनके बैच में आप जाके पता करोगे किसी भी बैच में तो 10 से ऊपर स्टाफ पढ़ाता है ओवरऑल इनको पूरा कोर्स। पढ़ाने के बाद में हम इनको डीपीपी एक्सरसाइज शीट देते हैं, फिर इनके डाउट सेशन होते हैं, फिर कंटिन्यू टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद में मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो पेरेंट्स के साथ में पीटीएम होता है। ये काम होता है कोचिंग के अंदर, क्लासेज के अंदर। जैसे ही बच्चा छूट के बाहर जाता है तो उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो हॉस्टल में जाए या रूम लेके रहे। अगर हॉस्टल में जाएगा तो हर रूम में अटैच लेट बाथ, अलमारी, पंखा, टेबल, चेयर, कुर्सी, सीसीटीवी कैमरा, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी, ठंडा पानी, गर्म पानी, आरओ का पानी, मेडिकल सुविधा, बेड और गद्दा, इतनी चीजें। खाने में सुबह 1 गिलास दूध, 7 दिन नाश्ता, दोपहर में 2 सब्जी रोटी छाछ, शाम को 2 सब्जी रोटी चावल, बुधवार को खीर पूड़ी, गुरुवार को पराठे, शुक्रवार को पनीर की सब्जी, हर रविवार स्पेशल डाइट। मैं कई वीडियो में ये बातें बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ भुगत भोगी बैठे। मैं पेरेंट्स से चाहूंगा कि सर क्या वास्तव में ये सब सर चीजें ये वीडियो घर पे नहीं होता आदमी के। ये लिटरली ये वीडियो घर पे नहीं होता आदमी के। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, ऐसा स्टूडेंट वास्तव में नहीं है सर, लिटरली नहीं है, क्वालिटी से समझौता नहीं है, नहीं है यहाँ पे। मैं खुद बच्चों के साथ में 2011 से खाना खा रहा हूँ। मैडम खाना यहाँ खाती है, मेरा बच्चा है 6 साल का, वो बच्चा भी यही खाना खा रहा है बच्चों के साथ में। मतलब हमने इसको एक परिवार बना रखा है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे को ये फील ही नहीं हो कि मैं घर से दूर रह रहा हूँ। ये हवाई बातें करना एक अलग चीज़ है और धरातल पे करना अलग चीज़ है। जो पेरेंट्स को आप सुन पा रहे हो, ये इनके मन के भाव है, इन्होंने ये फील किया है। और मैं पुनः सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि वर्तमान दौर में आप केवल बच्चे को किसी संस्थान में भेजने के बाद में ये सोचो कि उनका बच्चा सेलेक्ट हो गया, बस तेरा भी होना चाहिए। ऐसा करके आप बच्चे पे प्रेशर नहीं बनाएं। आप एक अच्छे संस्थान को चुनें, वहाँ
बच्चा अगर बढ़िया माहौल में रहेगा, गुरुजी बढ़िया मिलेंगे और प्रॉपर अगर उसकी केयर हो रही है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन जो आपकी भूमिका है उसको आप अच्छे से निभाएं। साहब ने बच्चे को कभी भी प्रेशराइज नहीं किया कि अर्पित तेरे हिसाब से देख ले, लेकिन सर कह रहे हैं ये तो तेरे को इसकी पालना करनी चाहिए और इस पे प्रयास करना चाहिए। पेरेंट्स ने दबाव नहीं बनाया था कि सर ये 12th पढ़ना चाह रहा है, इसको 12th पढ़ाओ। मैंने सजेस्ट किया, पेरेंट्स ने बात को समझा, बच्चे ने एक्सेप्ट किया, फिर डेमो के तौर पे 15-20 दिन ये रेडी रहा, फिर इसने कंटिन्यू प्रयास किया। पूरे सेशन में शायद ही आपने बच्चे को प्रेशराइज किया होगा कि उदयपुर में रह रहा है, कहीं नाम खराब मत कर देना, देख लेना तेरा नहीं हुआ तो घर तो आना ही मत, ऐसी बातें शायद ही बोली होगी। एक बार उनसे पूछ लेता। आज भी बोलते हैं, बोले यार उदयपुर की हवा थोड़ी सी अजीबोगरीब सी है, बच्चा संभल के। मैंने कहा मेरे को कोई चिंता नहीं है, हाँ, जहाँ वो है ना हाँ, वहाँ मुझे टेंशन नहीं है। बहुत मतलब बच्चा लाइन पे चल रहा है, लाइन पे ही चलेगा। बहुत बढ़िया। तो सर कई पेरेंट्स भी क्या करते हैं, बच्चों पे अननेसेसरी दबाव डालते हैं। मतलब उनका काम है कि बच्चे का ये ध्यान रखे कि रास्ता नहीं भटके, उसको मोटिवेट करके रखे, ये उनका काम है। लेकिन कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, उस पर अननेसेसरी दबाव डालते हैं कि पैसे ब्याज पे लेके आए, या मामा जी वाले देख लेना तेरे मामा की नजरों में ही गिर जाएगा, या हम ननियाल जाने जैसे नहीं रहेंगे क्योंकि मामा जी वाले का तो वहां हो गया, अब तेरा कहीं नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। कई बार पेरेंट्स क्या है कि इस तरीके के दबाव डालते हैं बच्चों पे, और कई बार बच्चा आपक हो जाता है। तो आप बताएं कि आपका क्या रहा बच्चे के प्रति? नहीं सर, मैंने बच्चे पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला, इसको बिल्कुल फ्री रखा। मैंने कहा बेटा तू पढ़, और ये गुरु है, इनसे जितना तू ग्रहण कर सकता है, सही बात है, ठीक है ना, उतना तू ग्रहण कर। हम बाद में है, पहले गुरु होता है, ठीक है ना। दक्षिणा सबसे पहले गुरु को ही दी जाती है। हाँ, सही बात है। ठीक है ना। हमसे पहले ये है, अगर तू कुछ काबिल बन गया तो सबसे पहला धन्यवाद इनको, हम तो बाद में आएंगे। सही बात है। क्योंकि सर इतने जागरूक पेरेंट्स होना भी, मैं बताऊं तो बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा गुड लक है सर कि इतने जागरूक पेरेंट्स हैं। क्योंकि पेरेंट्स अगर इतने जागरूक हो, इतने एजुकेटेड हो, इतने समझदार हो, तो बच्चे की जिंदगी तो बहुत बढ़िया है। सही क्योंकि बात है। उसकी मतलब लाइफ यहाँ में सर अच्छे मैं इसको डिसीजन अभी बोला, अभी ये 30 अभी आया था, तो मैंने इसको कहा था, मैंने कहा 2 दिन नहीं पापा, ढूंढना नहीं, वही जाओ उदयपुर जाना, उदयपुर मतलब जाना। ये घर नहीं आना चाहता अभी। हाँ। आप इससे माहौल देख लो, सही घर बात की है। बोलते पापा क्या करूंगा, ये ठीक है मेरे। और किसी भी बच्चे के पास अपना पर्सनल मोबाइल फोन नहीं है, बच्चा आएगा अपना फोन लेके हॉस्टल में जमा करा देगा, गांव आते जाते वक्त बच्चा फोन काम में लेगा। इनको बात करने के लिए कार्ड सिस्टम है, वो देते हैं जिससे ये घर पे बात कर सकते हैं आराम से जब भी जरूरत हो इनको। शुरुआत में इनको रेगुलर कार्ड दिया हुआ रहता है, फिर इनको एक दिन छोड़ के एक दिन देते, फिर वो भी वीक में 2 बार देते, क्योंकि बच्चा फिर घर पे अननेसेसरी ज़्यादा बात करना ही नहीं चाहता, और वो उसकी लगन इतने लग जाती है पढ़ने में कि उनको बाकी चीज़ें याद ही नहीं आती। अब वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, इनके लिए बच्चों के पास दिमाग में स्पेस ही नहीं है। इनको ये पता ही नहीं कि ये चीज़ें भी चल रही है क्या, या इनको ऐसा नहीं लग रहा कि इनके बिना दुनिया अधूरी है। कई बच्चों को भी ये लग सकता है कि वर्तमान टाइम में बिना फोन के भी बच्चे रह सकते हैं क्या, और वो भी 12वीं पास आउट है ये, बिल्कुल रह सकते हैं। अब एक बार ये बच्चे इन गुरुजनों के सानिध्य में आके संस्कार के साथ शिक्षा लेके जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएंगे तो ये भीड़ में अलग ही नजर आएंगे। इसलिए अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले और सही गुरुजी हाथ लग जाएं तो मुझे लगता है वर्तमान टाइम में हंसते खेलते बच्चे अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुनः मैं एक बार हमारी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि आपने इस तरीके से मेहनत की कि एक साधारण बच्चे को आपने यहाँ तक पहुँचा दिया। इसके अलावा मैं इस बच्चे को और पेरेंट्स का भी आभार व्यक्त करूँगा कि आपने उदयपुर रॉयल इंस्टीट्यूट पे विश्वास किया, और हमारी टीम जो है वो न केवल टीचिंग बल्कि नॉन टीचिंग टीम भी इतना बढ़िया काम कर रही है कि आज ये पेरेंट्स अपने मन से कुछ बातें बोल पा रहे हैं, जो आप सब हॉस्टल वार्डन और पूरी टीम देखेगी तो शायद उनको अच्छा लगेगा। यही असली कमाई है, यही अपना काम है, और यही सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनका काम है कि बच्चे की एज को ध्यान में रखते हुए हम उसको शिक्षा के साथ में संस्कार दें, और इतनी जरूर ये बात समझाएं कि बच्चा हमेशा अपनी उम्र के अंदर मम्मी पापा गुरुजी सरस्वती माँ इन चारों की इज्जत करे। अगर ये इज्जत करना हम सब लोग मिलकर इन बच्चों को नहीं सिखा पाए तो एक अनपढ़ में, एक जानवर में
और बच्चे में कोई फर्क नहीं रहेगा। और हम सब मिलके अगर काम शुरू से लेकर अंत तक करेंगे तो मुझे लगता है इन चारों वाला काम अपन अच्छे से कर पाएंगे, बच्चे को भावनाएं समझा पाएंगे और बच्चा अपनी मंजिल तक आराम से पहुंच पाएगा। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।